हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं ईडू चंद्रा यूट्यूब चैनल और मैं चंद्रशेखर कुमार आपको इस ईडू चंद्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं सीटीटी के लिए हिंदी का शिक्षण शास्त्र अर्थात हिंदी का पेडागोजी लेकर आया हूं। यह मेरा पाठ पहला है। आप जानते हैं कि हिंदी का जो होता है वह भाषा एक या भाषा दो के तौर पर हम एग्ज़ाम में लेते हैं, जो लेना अनिवार्य हो गया है सीटीटी के एग्ज़ाम में। तो जनरली हम भाषा वन लेते हैं जो 30 मार्क्स का होता है, यानी 30 अंक का होता है। तो इसमें भी दो पार्ट कर दिया गया है। तो इसमें दो पार्ट क्या है, तो 15 मार्क्स का जो है गद्यांश है और पद्यांश है। तो ऐसे स्थिति में 8 नंबर का गद्यांश रहता है और 7 नंबर का पद्यांश रहता है। तो दोनों से 15 अंक हो गए। उसके बाद जो है 15 अंक होते हैं आपको शिक्षण शास्त्र। यह शिक्षण शास्त्र जो है हमें उलझा देते हैं। इस 15 प्रश्न में मैं उलझ जाता हूं और मेरा स्कोर कम जाता है। तो आप आज जान लीजिए इस वीडियो के माध्यम से कि आप जो है 15 में 15 अंक लाना चाहते हैं। तो 15 में 15 अंक लाना अगर चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इस वीडियो के देखने के बाद आपको 15 में 15 अंक आना शुरू हो जाएगा। तो आप जान लीजिए कि सीटीटी का ट्रेंड क्या है या सीटीटी का पॉलिसी क्या है। क्यों सीटीटी हमें गुमराह करती है, बार बार जो है क्वेश्चन को उलटफेर करते रहते हैं और हम मोटी मोटी शिक्षण शास्त्र से संबंधित किताबें को पढ़ने लगते हैं, जिससे हमारा तैयारी सही डायरेक्शन में नहीं हो पाता है और सही प्रश्नों से परिचित मैं नहीं हो पाता हूँ। तो आज जान लीजिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही बार बार पढ़े समझे और जो मैं प्रश्न बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से देखेंगे। आपका 15 में 15 नंबर एकदम सुनिश्चित है। मैं इस वीडियो में 15 प्रश्न लेकर आया हूं जिसे आप बारी बारी से देखेंगे। कुछ जो है शब्द पर ध्यान देंगे, वर्ड पर ध्यान देंगे। सबसे पहला आप ध्यान देंगे कि प्रश्न हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव यानी सकारात्मक नकारात्मक प्रश्न को देखते हुए हम उत्तर को चुनाव करेंगे। तो आपको ध्यान से देखना है। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को। तो 4 ऑप्शन है, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। तो इसमें क्या कहा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य करना। प्राथमिक स्तर यानी 1 से लेकर के 5 तक के जो बच्चे होंगे, पहला से लेकर 5वें तक के बच्चे के भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कोई भी भाषा जो हो, भाषा से संबंधित मतलब हिंदी को सिखाने के लिए जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों सिखाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है, सहज अभिव्यक्त का अवसर देना, यही इसका सही जवाब होगा। ये मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना, एक गलत हो गया। लिपि के क्यों पहचान करवाएंगे प्राथमिक स्तर के बच्चे को। 3 में व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, तो ये भी गलत है। व्याकरणिक नियमों को नहीं बताना है, कंठस्थ तो करवाना नहीं, रटवाना नहीं है। ये सब एनसीएफ 2005 के जो है विरोध है, वह यह नहीं कह रहा है रटवाने के लिए। अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, छोटा बच्चा को अक्षर बने अथवा कम बने उस पर विशेष ध्यान नहीं देना है, इसलिए सभी निगेटिव है, एक ही इसका सही जवाब है। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या मेरा 2 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 तक के बच्चे के लिए आप जानते हैं कि पहला के विद्यार्थी जो है 6 वर्ष के होते हैं और 5वां के विद्यार्थी जो होते हैं वो 11 वर्ष का होता है। यानी 6 से लेकर 11 वर्ष के बीच में जो बच्चे को भाषा का आकलन करना है उनमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सहायक क्या है। तो 4 ऑप्शन है, वीडियोग्राफी, लिखित परीक्षा, पोर्टफोलियो, नाटक का मंचन। तो आकलन शब्द आया है, मुख्य शब्दों का हम चयन करके हम प्रश्न को उत्तर ढूंढेंगे और यह जो पॉजिटिव प्रश्न है। तो ध्यान देंगे कि आकलन का मतलब है कि जांच करना, बच्चे को आंक लेना। अगर आप नए शिक्षक हैं और किसी विद्यालय में आपका ज्वाइनिंग हुआ है तो आप वहां के लिए नए हैं और विद्यार्थी भी आपके लिए नए हैं, तो ऐसे स्थिति में आप शिक्षार्थी को जो है शैक्षणिक स्तर जानने के लिए आप जो है कैसे आकलन उनका करेंगे, तो आप जो है पोर्टफोलियो के माध्यम से आप उसको जल्दी आंक लेंगे। बिना परिचय किए हुए उसको पोर्टफोलियो ले लीजिएगा, उसमें उसका सारा डिटेल आता है, कौन विषय में वो कमज़ोर है, कौन विषय में वह तेज है। ऐसे स्थिति में पूरा जांच हो जाता है, इसलिए पोर्टफोलियो इसका सही जवाब होगा आकलन करने के लिए बच्चे को भाषा का आकलन।
अगला प्रश्न संख्या मेरा 3 है। भाषा सीखने का उद्देश्य है, जैसे आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, यानी भाषा हम सीखते हैं आदेश निर्देश देने के लिए, ये गलत है। दूसरों की बातों को समझ पाना, ये थोड़ा बहुत सही है। अगले अपने मन की बात कह पाना, ये दूसरे को मन की बात नहीं सुनना, ये गलत है। 4 है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, यही इसका सही जवाब है। यानी भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थिति में भाषा प्रयोग कर पाना, यानी कि हम जो है हिंदी या संस्कृत या इंग्लिश क्यों सीखते हैं कि कहीं भी उसका हम प्रयोग कर पाए और अपना बातों को दूसरे तक पहुंचाए, आदान प्रदान करें। अगला प्रश्न संख्या मेरा 4 है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। प्रश्न समझेंगे, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, पॉजिटिव प्रश्न है, अभ्यासों की बहुलता, कागज की गुणवत्ता, आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। तो पाठ्य पुस्तक की बात किया है, यानी बुक की बात किया है। बुक जो है यानी हिंदी का बुक जो है में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होना चाहिए, तो अभ्यासों की बहुलता मतलब बहुत अभ्यास होना चाहिए, गलत। कागज की गुणवत्ता, गलत, यानी कागज बढ़िया क्वालिटी का होगा तो बच्चे जो है ज़्यादा पढ़ेंगे, नहीं। आकर्षक चित्र, उनमें बहुत बढ़िया बढ़िया चित्र होगा, उससे बच्चे सीख लेंगे, नहीं। पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए, उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होना चाहिए, यही इसका सही जवाब है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न मेरा 5 है। प्रश्न 5 कह रहा है कि किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी किसी पर भाषा पर अधिकार प्राप्त आपको करना है, यानी उस भाषा में एक्सपर्ट बन जाना है, तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, उस भाषा का व्याकरण जानना, शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना। यानी भाषा पर अधिकार पाने के लिए उस भाषा को हम अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे और तब जाके हम उस भाषा में एक्सपर्ट हो जाएंगे, बोलने में, लिखने में, समझने में, पढ़ने में, सब चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे जब उसको उस भाषा का अधिकाधिक हम प्रयोग करेंगे कहीं, यही इसका सही जवाब होगा, तब उस पर मेरा अधिकार प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है, केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। यहाँ प्रश्न पॉजिटिव है, लिखित भाषा का प्रयोग कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है, ही लगा दिया तो निगेटिव हो गया। अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, थोड़ा पॉजिटिव है। केवल लगा दिया तो निगेटिव है, केवल वाला कट जाएगा, इसका सही जवाब ये होगा, यानी इसका उत्तर होगा अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग कब करते हैं, यानी अपने अभिव्यक्त करते हैं। यह जो है भाषा कौशल का एक अंतिम पड़ाव है लिखित, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या मेरा 7 है। भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है, यानी मुद्रित जो होता है छापाखाना, अच्छा परिवेश जो होगा वो कैसे रचा जा सकता है, तो 4 ऑप्शन है। केवल विविध आकर्षक पुस्तकें सजाकर, दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर, दीवारों पर सूक्तियाँ एवं उपदेशात्मक बातें लिखकर। तो यहाँ प्रश्न जो है पॉजिटिव है, इसका आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए, केवल वाला ही निगेटिव है। दीवारों पर केवल ये भी निगेटिव है। उसके बाद जो है ये पॉजिटिव में आएगा, दीवारों पर सूक्तियाँ उपदेश लिखकर ही, नहीं, गलत, इसका सही जवाब है ए। मुद्रित समृद्ध का मतलब हुआ छापा हुआ। जब आप पहला और दूसरा क्लास में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि कुछ मुद्रित रहता है, यानी प्रिंटिंग रहता है, वहाँ अनार का चित्र रहेगा, नीचे अनार लिखल रहेगा, आम का चित्र रहेगा, नीचे आम लिखल रहेगा। तो वहाँ जो परिवेश है उससे बच्चे जो है छोटे क्लास के बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, और उसमें कहानी कविता के पोस्टर और बच्चे के कामों को कक्षा में प्रदर्शित किया जाता है, या कोई पोस्टर के माध्यम से किसी चित्र को बता करके बच्चे को कहानी कविता सुनाइए, तो वह जो है ज़्यादा वह याद रहता है बच्चे को। अगला प्रश्न संख्या मेरा 8 है। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है, यानी हिंदी आप पढ़ा रहे हैं, आप जो है हिंदी पढ़ा रहे हैं, उसमें कहानी सुनाने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कोई कहानी आप सुना रहे हैं तो उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए, तो बच्चों को अनुशासन में रखना, यानी अनुशासन रहने के लिए कहानी सुनाते हैं, ये गलत बात है। आगे है बच्चों का मनोरंजन करना, गलत बात है, सिर्फ मनोरंजन करने के लिए थोड़ा ही कहानी सुनाते हैं। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, यही इसका सही जवाब लग रहा है। बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, यानी दोहरा देगा तो बहुत कहानी कह दिए मास्टर साहेब, अब बच्चे उसको दोहरा दिए
तो कहानी करने का यही उद्देश्य है? नहीं, कहानी जो है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का उद्देश्य है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। यही इसका सही जवाब होगा, इसका भी नहीं होगा उत्तर। अगला प्रश्न संख्या जो है मेरा 9 है, कहता है बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी। यानी प्रश्न पॉजिटिव है मेरा, प्रश्न पॉजिटिव है तो इसका आंसर भी हम पॉजिटिव ढूंढेंगे। प्रश्न है, इसका उत्तर है, 4 ऑप्शन है। ऐसा अध्यापक जो भाषा के नियमों की समग्र जानकारी दे सके, ये भी नहीं चलेगा। घर का ऐसा परिवेश जहां मानक भाषा बोली जाती हो। घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहां बोलने सुनने के बहुत से अवसर सुलभ हो। ऐसे अभिभावक जो तरह तरह की श्रव्य सीढ़ी ला कर सुनाते हैं। तो यहाँ प्रश्न है बच्चों के भाषा विकास के निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम है, यानी सबसे अच्छा। तो यह जो है ये निगेटिव है, क्योंकि जो है इसमें है कहता है कि शिक्षक एक्सपर्ट होना चाहिए भाषा का, ये गलत है। शिक्षक एक्सपर्ट हो जाने से, बहुत जानकार हो जाने से उससे बच्चा पर विशेष असर नहीं पड़ता है। घर का ऐसा परिवेश जहां मानक भाषा बोले, मानक भाषा लगा दिया इसलिए निगेटिव है। स्टैंडर्ड भाषा बोलेगा घर में तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे, छोटे बच्चे। घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहां बोलने सुनने के लिए बहुत से अवसर शब्द लगा दिया तो पॉजिटिव हो गया, यही इसका सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या मेरा 10 है, कहता है कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। नक बर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है। लेखन के विभिन्न शैलियों का परिचय। यह सही जवाब इसका ए होगा, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। यानी व्याकरणिक नियमों का रटवाना या जानकारी देना यह निगेटिव है। एनसीएफ 2005 कहता है कि ऐसे में भाषा को रटवाना नहीं है। प्रश्न संख्या मेरा 11 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग। सही जवाब हुआ भाषा का प्रभावी प्रयोग। ये क्यों नहीं होगा? साहित्य की रचना मतलब तो लेखक करते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चा तो 1 से 5 के होते हैं, और जो है यह जो है 6 वर्ष से 11 वर्ष के ही होते हैं, तो ये साहित्य की रचना कैसे करेंगे? अलंकारिक भाषा का प्रयोग तो कवि लोग करते हैं। वर्णमाला सीखना तो छोटा बच्चा का काम है, लेकिन ये जो भाषा सिखाने का अर्थ है कि वह प्रभावी प्रयोग करे, भाषा का कहीं भी बोल पाए 2 शब्द या सुन पाए सही से। अगला प्रश्न है 12, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है गति, प्रवाह, अर्थ, अक्षर ज्ञान। तो पढ़ने की प्रक्रिया जो होता है, हम किताब पढ़ते हैं या कमल हिंदी हुआ या बाल साहित्य हो, उसमें कोई कहानी या कविता पढ़ते हैं, तो वह जो है न इस गति में पढ़ना है, न प्रवाह मतलब में पढ़ना है, न अक्षर ज्ञान ध्यान में रखना है। यानी वह जो है अर्थ उसका समझना एकदम अनिवार्य है। पढ़िए तो अर्थ समझिए, इसलिए पढ़ना जो है अर्थपूर्ण होना चाहिए, वह ज़्यादा सार्थक है। ये इसका सही जवाब यही होगा। अगला प्रश्न संख्या 13 है, कहता है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जन करना, अर्जन अर्जित करने का मतलब होता है कमाना, सीखना का मतलब तो सीख गया, यानी कथित हिंदी या संस्कृत या इंग्लिश जो भी हो वो सब भाषा है। यानी भाषा का जो है शाब्दिक अर्थ होता है कि भाषा भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कोई बात कहना। तो इसका 4 ऑप्शन है, साहित्य आकलन, साक्षरता, पाठ्य सामग्री, भाषा परिवेश। तो भाषा परिवेश सही रहेगा तो वहाँ पे हम कोई भाषा जल्दी सीख जाएंगे या अर्जित कर लेंगे, यही मुख्य अंतर उसमें आ जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यानी लिखना क्यों सिखाते हैं, लिखने के लिए क्यों सिखाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन। तो इसका सही जवाब होगा विचारों की अभिव्यक्ति, क्योंकि लिखने में हम अच्छा विचार को अभिव्यक्त करने के बाद बताएंगे कि कोई भी बात हो अच्छा से लिखना चाहिए, न कि काव्यात्मक भाषा का प्रयोग करेंगे तो कवि लोग करते हैं। सुंदर लेखन, तो सुंदर लेखन लिखने से नहीं होगा, यानी सुंदर लिख देंगे, आप अपने सही विचार उसमें नहीं लिख पाएंगे तो हमको अंक नहीं मिलेगा।
आगे वर्तनी की शुद्धता तो कर लेंगे, लेकिन अच्छा बात उसमें नहीं उतर पाएगा, अभिव्यक्त नहीं होगा, तो मेरा लिखा हुआ सब बेकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न है, डैश डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। यानी भाषा का जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रकार इसमें कौन है, वो है अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन, सुनना। ये सब बात तो सही है, लेकिन यहाँ कहता है अति महत्वपूर्ण, यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रकार इसमें कौन है, तो यह इसका सही जवाब होगा संप्रेषण। यानी यहाँ वर्ड सेट करके देख लीजिए, संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, क्योंकि संप्रेषण में क्या होता है, बातों को आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। तो वीडियो कैसा लगा मित्रों, आप संस्कृत का पेडागोजी, मैथ का जो है पेडागोजी प्लस कैलकुलेशन वाले सभी सवाल लेकर इस यूट्यूब चैनल पर आएंगे, तो इसलिए इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहले पहुंचे और आप अच्छे से वीडियो को देखें, समझे और CTT एक ही बार में क्वालिफाई करे। तो इसलिए सारा वीडियो को सीरीज वाइज देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और के माध्यम से मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो मैं अगला वीडियो पुनः लेकर आऊँगा। यह मेरा 10 सीरीज चलेगा, तो 10 सीरीज में हम 15-15 प्रश्न लाएंगे, तो 150 प्रश्न डालेंगे। उससे बाहर जो है CTT एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, उसके अंदर से ही आएगा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।